हेलो एवरीवन, प्रयास एजुकेशन के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इसी तरह हमारे वीडियोस को एंजॉय करते रहें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करते रहें। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र, तो इस बारे में उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन के अंग, उत्सर्जन का उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जन तंत्र होता है, इन सभी के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। उत्सर्जन तंत्र सजीवों में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप कई अनुपयोगी पदार्थ बनते हैं। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में डाइजेशन होता है। डाइजेशन के अंदर क्या होता है, कुछ उपापचय क्रियाएं होती हैं। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा भोजन पचा है जो वो हमारे लिए क्या बना देगा, एनर्जी बना देगा, या एनर्जी स्टोर कर देगा, या हमारे शरीर को कार्य करने के लिए दे देगा। और जो बाकी का पदार्थ वेस्ट है, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, वो वाला कौन सा हो जाता है, अपशिष्ट या उत्सर्जी पदार्थ होता है। इस अनुपयोगी तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने के जैविक प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। और जो ये वेस्टेज था हमारा, इस वेस्टेज को हम जब शरीर से बाहर निकालने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। शरीर में जल की उचित मात्रा तथा उपयुक्त आयनों का संतुलन बनाए रखना प्रासरण नियमन कहलाता है। अब प्रासरण नियमन क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जल और जितने भी आयन है, जैसे कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम हो गया, इन सभी का क्या करना, एक बैलेंस बनाए रखना। इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए क्या होती, कौन सी क्रिया होती है, प्रासरण नियमन। अब उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होंगे, प्राणियों में उपापचय द्वारा CO2, जल तथा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं प्राणियों में, जितने भी लिविंग चीज़ें हैं हमारे पास, जितने भी जीवित प्राणी हैं उसके अंदर कौन कौन से होंगे, उपापचय क्रिया के बाद क्या होंगे, CO2 अपशिष्ट के रूप में, जल हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा और यूरिक अम्ल हो जाएगा। जो CO2 व जल की कुछ मात्रा को श्वसन तथा पसीने के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। CO2 को तो हम श्वसन के द्वारा बाहर निकाल ही रहे हैं। जब हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे क्या निकलती है, CO2 निकल जाती है। तो यानी कि CO2 का तो उत्सर्जन हम श्वसन तंत्र के द्वारा या श्वसन के द्वारा कर रहे हैं। जल की मात्रा को कैसे नियमित करते हैं, वो पसीने के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। जल की कुछ मात्रा पसीने के रूप में बाहर निकाल दी जाती है। परंतु नाइट्रोजनी अपशिष्ट को जटिल रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विशेष उत्सर्जी अंगों द्वारा बाहर निकाला जाता है। लेकिन अब जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है उसके लिए क्या होता है, पूरी केमिकल प्रोसेस होती है, उसके द्वारा ही, यानी कि रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं उसके द्वारा ही रासायनिक अपशिष्टों को बाहर निकाला जा सकता है, यानी कि उसका उत्सर्जन किया जा सकता है। प्राणियों में उत्सर्जन तथा प्रासरण नियमन दोनों ही साथ साथ चलते हैं। अब जो प्राणी है उसके अंदर क्या होता है, उत्सर्जन और परासरण दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, यानी कि जल और आयनों का संतुलन भी और उत्सर्जन भी, यानी कि उसका बाहर निकलना भी, दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। इन्हें संपादित करने वाले जो अंग होते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, उत्सर्जन अंग या फिर मूत्र तंत्र या उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब बात आते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। अब उनका निष्कासन कैसे कैसे और किस फॉर्म में होता है। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन कौन से थे, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल थे। प्राणी इन पदार्थों को अपने आवास एवं प्रकृति के अनुसार उत्सर्जित करता है। सभी प्राणी अपने आवास और उसकी किस प्रकार की उसके चारों ओर वातावरण है, वो किस में रह रहा है, जल में, थल में, सबके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनके। सबसे पहले बात करते हैं हम अमोनोटैलिक की बात करते हैं। तो अमोनोटैलिक क्या है, प्रोटीन उपापचय का मूल अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया होता है। सबसे पहले क्या बात आ रही है, प्रोटीन उपापचय का जो मूल रूप से कौन सा उत्सर्जन आता है इसमें, अमोनिया का। किसका आएगा, अमोनिया का। अमोनिया जो है, अमोनिया उत्सर्जन करता है वो क्या होता है, अत्यंत विषैला होता है, जल में घुलनशील होता है। अब जल में घुलनशील है मतलब किस में होगा, ये जलीय जीवों में प्रेजेंट होगा। वे प्राणी जिनमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट अमोनिया के रूप में उत्सर्जित होता है अमोनोटैलिक कहलाते हैं।
सरल जलीय जीव या प्राणी ही अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, पोरीफेरा हो गया, जलीय ऑर्थ्रोपोड्स हो गए, मोलस्कास हो गए, जलीय मछलियाँ हो गई, ये सब किस में आ जाएंगे, अमोनोटैलिक में। अगर पूछा जाए अमोनोटैलिक उत्सर्जी पदार्थ में किस प्रकार से, किस उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है मोनोटैलिक के अंदर प्राणियों में, तो आप कहेंगे इसके अंदर उत्सर्जी अमोनिया पदार्थ होता है। और ये क्या होता है, अत्यंत विषैला होता है, जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील होता है, इसका मतलब किस में प्रेजेंट होगा, मुख्यतः जलीय जीवों में प्रेजेंट होगा। इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, प्रोटोजोआ, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एलवनी जलीय मछलियाँ हो गई। इस प्रकार इसके ये एग्जाम्पल उदाहरण हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक के अंदर क्या कहा है, ऐसे प्राणी जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका करेंगे इसमें, यूरियोटैलिक में यूरिया का उत्सर्जन करेंगे, वो कौन से कहलाएंगे, यूरियोटैलिक कहलाते हैं। यूरिया अमोनिया से कम विषैला होता है। यूरिया जो होता है हमारा अमोनिया से कम विषैला होता है, अमोनिया से कम विषैला होता है। इसे उत्सर्जित करने के लिए अपेक्षाकृत कम जल की आवश्यकता होती है। जैसे मेंढक हो गया, अस्थिल मछलियाँ हो गई और स्तनी प्राणी हो गई, ये कौन से हो जाते हैं, यूरियोटैलिक हो जाते हैं। यूरियोटैलिक में किसका उत्सर्जन होता है, यूरिया का होता है। अब आता है यूरिकोटैलिक, वे प्राणी जिसमें नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में होता है। यूरिकोटैलिक के अंदर क्या हो जाएगा, यूरिक अम्ल के रूप में, यूरिक अम्ल के रूप में होता है। यूरिक अम्ल कम विषैला एवं जल में लगभग अघुलनशील होता है। अब ये कैसा होता है, सबसे कम घुलनशील होता है जल में। अतः इनका उत्सर्जन ठोस रवों या गाढ़ी लेई के रूप में होता है, जैसे कीट हो गया, पक्षी तथा स्थलीय घेंगों का आदि। अब आता है उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक ये हमारे कौन से थे, उत्सर्जन के अंदर उत्सर्जी पदार्थ कौन से होते हैं और उसके अंदर उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन किन किन रूपों में हो सकता है। तो हमने 3 पढ़े थे, अमोनियोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। एक यूरियोटैलिक पढ़ा और एक यूरिकोटैलिक पढ़ा। तो यूरियो के अंदर तो यूरिया का उत्सर्जन होगा, यूरिको के अंदर किसका होगा, यूरिक एसिड का यानी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होगा। अब बात आती है उत्सर्जन तंत्र की। मानव में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ के निष्पादन तथा परासरण नियमन हेतु उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। अब उत्सर्जन तंत्र मानव में क्यों पाया जा रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन अपशिष्ट का जब हम उसका बाहर निकालना, उत्सर्जन करना है तो वो एक रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है। तो उसके लिए क्या होगा, उसका नियमन बनाने के लिए और उत्सर्जन करने के लिए हमें पूरे एक तंत्र की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर में पाया जाता है। अब इसके अंग कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले वक्रक, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय। वक्रक, मूत्रवाहिनियाँ और मूत्राशय। वक्रक क्या होता है, किडनी। मनुष्य में मुख्यतः उत्सर्जी अंग एक जोड़ी पाया जाता है, यानी कि कितनी किडनीज प्रेजेंट होती हैं, इस टाइप की किडनीज प्रेजेंट होती हैं। कितनी, एक जोड़ी यानी कि 2 किडनियां प्रेजेंट होती हैं। अगर पूछा जाए वक्रक यानी किडनी, मानव में कितनी किडनियां प्रेजेंट होती है और आपको ऑप्शन दिया जाए 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, तो आपका आंसर होगा 1 जोड़ी। अगर यही ऑप्शन ऐसे दे दिए जाएं कि 2, 4, 6, 7, तो आप बोलेंगे 2। वक्रक कितने होते हैं, किडनी 2 होती हैं और 1 जोड़ी होता है, 1 पेयर होता है। वक्रक कैसे होते हैं, सेम के बीज की आकृति है, कि ये कुछ इस तरह के होते हैं। ये किसकी आकृति है, सेम के बीज की आकृति के होते हैं। उदर गुहा में पीठ की और कमर के क्षेत्र में कशेरुक दंड के दोनों ओर एक एक वक्रक प्रेजेंट होता है। देखिए ये क्या है, हमारा वक्रक है। ये क्या है, हमारे वक्रक है। कैसे है, सेम के बीज की आकृति के, और कितने हैं, 2 हैं। एक तो हो जाएगा बायां और एक दायां वक्रक। इसके चारों ओर झिल्ली पाई जाती है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। इस वक्रक के चारों ओर क्या प्रेजेंट होती है, एक झिल्ली, एक लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे कौन सी लेयर कह देते हैं, पेरिटोनियम। कौन सी हो जाएगी, पेरिटोनियम। आंतरिक रूप से वक्रक 2 भागों में बंटा होता है। इसके अंदर भी वक्रक कितने भागों में बंटा होगा, 2 भागों में होगा।
एक वक्रक का कौन सा बाहर वाला भाग कौन सा हो जाएगा, कॉर्टेक्स हो जाएगा, और भीतर का मेडुला हो जाएगा। मेडुला भाग शंकु रूप में पाया जाता है। इसके अंदर शंकु रूप की कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे पिरामिड्स कहते हैं, जिसे क्या कह देते हैं, पिरामिड्स कह देते हैं। ये देखिए ये मेड्यूला है, मेड्यूला के अंदर ये शंकु रूप की कुछ संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं, इसे हमने क्या कह दिए, पिरामिड्स कह दिए। क्या कह दिए, पिरामिड्स। ये क्या है, पिरामिड्स हैं। इन पिरामिड्स में बीच बीच में वक्रीय नलिकाओं में हेनले लूप तथा संग्रहण नलिकाएं प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर बीच बीच में क्या होगा, हेनले लूप होगा और संग्रहण नलिका होंगी, जिसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ और क्या होगा, आकर के इकट्ठा होगा। प्रत्येक पिरामिड एक थैली गुहा में दृष्टित होती है, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। अब जो ये पिरामिड थे जो हमारे मेडुला के अंदर पिरामिड्स बने थे, वो क्या होते हैं, थैली गुहा में दृष्टित होते हैं, और इन थैली वाली गुहा को हम क्या कह देते हैं, नेफ्रॉन्स कह देते हैं। जो नेफ्रॉन है वो क्या है, हमारी किडनी की क्रियात्मक इकाई। अगर पूछा जाए कि किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो आप बोलेंगे नेफ्रॉन। इनको उत्सर्जन इकाई भी कहते हैं। मनुष्य में जो उत्सर्जन इकाई कौन सी है अगर पूछा जाए तो भी आप क्या बताएंगे, नेफ्रॉन है। वक्रक की इकाई यानी किडनी की इकाई पूछा जाए तो भी वो नेफ्रॉन कहलाएगी। अब आता है मूत्र वाहिनियां क्या होता है। प्रत्येक वक्रक से एक लंबी नलिका निकलती है जिसे मूल वाहिनी कहते हैं। इसका प्रारंभिक चौड़ा भाग पेल्विस कहलाता है। मूत्र वाहिनी नीचे की ओर जाकर मूत्राशय में खुलती है। तो मूत्रवाहिनी के अंदर क्या होता है, एक लंबी नलिका होती है। मूत्रवाहिनी क्या होती है, एक लंबी नलिका होती है। देखिए ये वाली इसके साथ अटैच है ना, ये क्या है, हमारी मूत्रवाहिनी। क्या है ये, पतली पतली दो हमारे वक्रक थे, किडनीज थी, और दो ही मूत्रवाहिनियाँ होती हैं। और ये क्या होती है, आगे जाके कहाँ खुलेगी, मूत्राशय में। कहाँ खुलेगी, मूत्राशय में, और मूत्राशय आगे मूत्रमार्ग में खुलेगा। तो आगे हमारा क्या था, जो लंबी नलिका निकलती है। अब देखिए कुछ इस टाइप का हमारा था। ये हमारी क्या थी, दो किडनीज थी, और हमारी किडनीज के अंदर ये किडनीज से ये क्या निकल रहे थे, दो मूत्रवाहिनियाँ निकल रही थी। वो आगे किस में खुलेंगी, मूत्राशय में खुलेंगी। और जो मूत्राशय का जो चौड़ा भाग होता है प्रारंभ का मूत्रवाहिनियों का, उसे हमने क्या कहा था, पेल्विस कहा था। उसे हमने क्या कहा, पेल्विस कहा। अब मूत्राशय क्या होता है, यह पेशीय भित्ति युक्त थैलीनुमा अंग होता है। मूत्राशय क्या होगा, पेशीय भित्ति युक्त और थैलीनुमा भाग होता है। इसमें पाई जाने वाली पेशियां अरेखित प्रकार की होती है। मूत्राशय में किस प्रकार की पेशियां पाई जाएंगी, तो आएगा अरेखित प्रकार की पेशियां। और मूत्राशय होता कैसा है, पेशीय भित्ति युक्त थैलीनुमा संरचना होती है। इसमें लगभग 700 से 800 ml मूत्र संचित हो जाता है। इसका अंतिम सिरा नली रूपी मूत्र मार्ग द्वारा बाहर की ओर खुलता है। अब मूत्राशय आगे किस में खुलेगा, मूत्र मार्ग में खुलेगा, जहां से मूत्र को बाहर त्यागा जा सकता है। तो एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमारे यह क्या थे, 3 भाग थे हमारे उत्सर्जन तंत्र के, वक्रक यानी किडनी, मूत्राशय और मूत्रवाहिनियां। तो किडनी कितनी थी, 2 थी, और इसकी शेप कैसी थी, सेम के बीज के आकार की शेप थी, और इसका कलर कैसा होता है, लाल रंग का होता है। और ये आगे जो किडनीज है, और किडनीज हमारी क्या थी, उत्सर्जन तंत्र की इकाई है, और किसकी, हमारी नेफ्रॉन क्या है, वक्रक की भी इकाई है और उत्सर्जन तंत्र की भी इकाई है। आगे बात आती है, अब ये हमारा वक्रक किस में जाकर खुलेगा, आगे ये मूत्रवाहिनियों में जाए, मूत्राशय में मूत्रवाहिनियां आएंगी। मूत्रवाहिनियों के अंदर क्या होगा, जो मूत्रवाहिनियों का जो बाहर की ओर होगा, चौड़ा भाग होते हैं, चौड़े भाग की ओर खुलती हैं, उसे क्या कहते हैं, पेल्विस कह देते हैं। और उसके बाद क्या है, मूत्रवाहिनियां आगे कहाँ खुलेगी, ये जो चौड़ा भाग है मूत्राशय में खुलेंगे, और मूत्राशय आगे मूत्रमार्ग में खुलेगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस पूरा उत्सर्जन तंत्र के बारे में आपको समझ आया होगा। इसकी क्रियाविधि को आगे पढ़ने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।